नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम बंदूकी नशियात में अपने प्रोग्राम गेस्ट के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का कमीशन बनाने का फैसला यानी टेप्स जो रिलीज़ हुई सामने उनके के कमीशन को हुकूमत के उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है। और साथ ही 22 मई को जो इक़दाम किए थे जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने काजी फायज़ ईसा की सरबराही में, उनके ख़िलाफ़ भी स्टे कर दिया है और उन्हें काम से रोक दिया है। और 31 मई को अब इसका फाइनली फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने आ गई है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका बहुत बुरा मनाया है। और दूसरी तरफ ये कि अटॉर्नी जनरल ने ये मुतालबा किया कि ये आप इस बेंच में ना बैठें क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आपकी साथ से मुतल्लिक इसमें एक रिकॉर्डिंग है, ऑडियो टेप है जो कि इसकी तफ्तीश होनी है। इस पर चीफ जस्टिस साहब बहुत गुस्से में तिलमिलाए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने कैसे चीफ जस्टिस की को बताए बगैर कमीशन बना दिया है और जज ले लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ये आप नहीं कर सकते, हालांकि कानून में इसकी कोई वजाहत नहीं है। हुकूमत वैसे भी कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना सकती थी, कोई हाई पावर्ड कमेटी बना सकती थी तफ्तीश करने के लिए, लेकिन हुकूमत ने की कुछ चालाकी है। वो एतमाद में ले सकती थी चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब को अगर एतमाद में लेती तो हुकूमत डरती थी कि चीफ जस्टिस साहब जाने उस कमीशन, उस तफ्तीश की कमीशन के की सरबराही शायद अपनी पसंद के किसी जज को सौंप देते। लेकिन काजी फायज़ ईसा ने वादा कर दिया था कि ये कोई जुडिशल कमीशन का मुतबादिल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, उनके कंडक्ट के बारे में फ़ैसले करता है, उनकी कारकर्दगी के हवाले से या उनके कंडक्ट के हवाले से। और हमारा कोई इरादा नहीं है किसी जज के बारे में कोई राय कायम करने का। हम तो सिर्फ ये हक़ाइक़ देखेंगे कि इनकी क्या वैलिडिटी है। बाहरकैफ आज ये सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जो कोशिश की थी कि एक कमीशन बनाकर इन ऑडियो टेप्स की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने आज उसे नाकाम बना दिया है। फ़िलवक्त तो नाकाम हो गया है। और अब ये भी नज़र आता है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया उसमें भी वही जजेस थे जो आमतौर पे उनके हम ख्याल समझे जाते हैं। इससे ये भी लोगों में एक तासर गया है कि देखिए अब ये ऑडियो टेप सामने आई हैं तो इसकी तफ्तीश अब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हो दे रही। क्या उनका सेल्फ इंटरेस्ट है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? संजीदा सवाल तो है, लेकिन ये यकीनन जस्टिस मुनीब ने सही सवाल उठाया है कि भाई आखिर ये कौन है जो ये रिकॉर्डिंग करता है? ये तो गैर कानूनी है। और अगर किसी एजेंसी ने किसी की टेलीफोन सुनने हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। इस हवाले से बेनज़ीर भुट्टो के केस का भी हवाला दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था कि जब ये तफ्तीशी कमीशन बना रही थी, तहकीकाती कमीशन, तो वो इसमें शामिल करती कि आखिर वो कौन हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की भी टेलीफोन टेप करते हैं, बशमूल इमरान ख़ान के और बशमूल शहबाज शरीफ साहब के। बाहरकैफ ये तो आज एक छोटा ड्रामा था जो हमारे सामने था, लेकिन अब बड़ा ड्रामा जो चल रहा है वो 9 मई के बाद से, जो 9 और 10 मई को जो खौफनाक किस्म की वायलेंट एजिटेशन हुए, मुजाहरे हुए मुतशद्दिद, जिसमें फ़ौजी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ पर दाखिल हुआ गया। और उसके साथ साथ जो और अफसोसनाक जो बात है मेरे ख़्याल में, जो ये शोधा हैं हमारे, उनकी जो मोनूमेंट्स हैं, उनकी यादगारें हैं, उन्हें जिस तरह तबाह किया गया। ये एक बड़ी खौफनाक बात इसलिए थी कि ये गालिबन पंजाब की तारीख़ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था और गालिबन सिंध की तारीख़ में भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन बलूचिस्तान और केपी में तो इस तरह के हम देखते हैं कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ये करती रही हैं। और बलूचिस्तान की कॉम्प्रेस भी इंस्टॉलेशंस पे, यहाँ तक कि जिन्ना साहब जहाँ आखिरी दिन गुजारे थे, कायद आज़म ने कोयटा के पास जो जगह थी तो उससे भी हमला करके दहशतगर्दों ने तबाह किया था। लेकिन ये पहली बार हुआ कि इस पैमाने पर ये नौजवान गए और इन्होंने जाकर तहस नहस कर दी बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। तो इस पर हुकूमत ने एक बड़ा मैसिव क्रैकडाउन किया है
और जाहिर है कि इसमें फ़ौज में भी बहुत गम गुस्सा आया, ख़ास तौर पे इस बात पे कि भाई ये जो यादगारें हैं शुहदा की, जिस तरह उन्हें उनकी बेहुरमती हुई और उन्हें मिसमार किया गया, वो वाकई एक बहुत बड़ा एक खौफनाक अमल था, जिससे फ़ौज यकीनन बहुत ज़्यादा गरीब थी। फ़ौज ही नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अवाम अपने शुहदा से मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें भी इस बात का सदमा हुआ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो लंका ढाने चले थे, या वो जो वर्साइल्स का जो महल गिराया था फ्रांसीसी इनकलाब में, फ्रांस के इनकलाबियों ने वो जो ढाने चले थे, वो उनके गले पड़ गया है, वो बैकफायर कर गया है। इमरान खान ने जो 13 महीने में जो खौफनाक किस्म का एक बयानिया बिल्ड किया था, पहले साजिश का, फिर वो जाफ़र और सादिक का नाम लेकर मिलिट्री हाई कमांड और जनरल बाजवा के बारे में बातें करते रहे, और फिर उसके साथ साथ वो शुरू हो गया इस बात पे भी कि भाई जिस तरह आपने पहले ताल्लुक़ रखा था वैसे ताल्लुक़ बहाल करें, और वो मामला तय करना चाहते थे। जनरल बाजवा से उन्होंने 2 मीटिंग्स की थी, सदर मुमलिकत उसमें शामिल थे, और वो मामला तय ना हो पाए थे। अब मामला ये भी था कि ये भी कहा जा रहा है कि जो 25 मई का जो हंगामा था, इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था, 25 मई नहीं, जो लॉन्ग मार्च था, उस लॉन्ग मार्च का मकसद भी ये था कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे असरअंदाज हुआ जा सके और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ न बनने दिया जाए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो थे सीनियरिटी में आगे थे, सबसे सीनियर थे, उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था बतौर प्रोफेशनल जनरल के, और हुकूमत ने जो डिफेंस मिनिस्ट्री से जो लिस्ट आई उसके हिसाब से जो नंबर 1 था, सीनियरिटी के असूल को बरकरार रखा और उन्हें लगा दिया गया। अब जनरल मुनीर ने ये किया था, जनरल आसिम मुनीर ने, कि उन्होंने कहा था कि जी, और इसका ऐलान तो खुद जनरल बाजवा कर गए थे, और फ़ौज की कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद ये कहा गया था हमारा इन मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ख़ुद जनरल आसिम मुनीर बार बार कह रहे थे कि हमें इससे दूर रखा जाए। उन्होंने यही वजह है कि जब सदर मुमलिकत ने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने माजरत की कि हमें आप सियासी मामलात में न घसीटें, वज़ीर आज़म और इमरान खान और सियासतदान आपस में बात करें। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा बुर्दबारी वाली फैसला था, लेकिन इमरान खान ने फिर ये हुआ कि घसीट कर आर्मी चीफ को लेकर आए कंट्रोवर्सी में, यहाँ तक कि जब उनकी ज़मानत हुई हाई कोर्ट में तो वहाँ भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सब कुछ किया धरा आर्मी चीफ का है, हालांकि उस वक्त आप देखेंगे और वही यहाँ पे ज़िम्मेदार होता है। तो उससे ये हुआ कि उससे और खलीज बढ़ गई, लेकिन जो फ़ौज जो थी उसके लिए बड़ा मसला ये था कि जिस तरह के ये हमले हुए उससे फ़ौज में बड़ी बेचैनी थी, और ये जो इमरान खान तासुर दे रहे थे कि उनकी बहुत हमायत है फ़ौज के अंदर भी, तो उससे कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ ये म्यूटनी ये जो थी, ये जो हंगामा आराई जो थी बाहर ही नहीं थी बल्कि अंदर की भी कोशिश की गई। इसके बारे में मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थियरी चल रही हैं, मुख्तलिफ बातें। ख़ुद इमरान खान के जो हमायती बैठे हैं सोशल मीडिया पे बाहर, ख़ास तौर पे ये रिटायर्ड मेजर साहब और एक और साहब हैं, वो जिस तरह की बातें चलाते हैं फ़ौज के हवाले से, वो फ़ौजी के भगौड़े हैं या रिटायर्ड लोग हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका बुरा असर पड़ रहा था। तो लिहाजा अब ये हुआ है कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन हुआ है। पहले तो कहा गया था 8-9 हज़ार लोग पकड़े गए हैं, अब कहा गया 5,000 लोग पकड़े हैं, 80% उनमें से रिहा हो गए हैं। अब कितने हज़ार लोगों पे ये केसेस चलेंगे या सैकड़ों लोगों पे केसेस चलेंगे, अभी इस मामले में तफ्तीश जारी है, लेकिन लग ये रहा है कि बहुत बड़ा मैसिव क्रैकडाउन हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के साथ बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है और सफाकी से पेश आ रही हैं तहकीकाती एजेंसियाँ। उसके साथ ही इस पर बहस चल निकली है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। अब ये हुकूमत ये मौक़िफ़ ले रही है कि जी ये तो हम नई कोई मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये तो हम आर्मी एक्ट है पहले से मौजूद था, उसी के तहत ये अदालतें भी मौजूद थी। इमरान खान के ज़माने में भी 25 केसेस बताए गए हैं जब ये मिलिट्री कोर्ट्स में गए, तो अब भी जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी सादा बात नहीं है। जब पेशावर में हमला हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पे, तो उसके बाद जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी तो आइन की तरमीम की गई थी और उसके लिए एक सनसेट क्लॉज डाली गई थी कि फ़लाँ तारीख को ये अदालतें ख़त्म हो जाएंगी, और वैसे ही हुआ।
वो अदालतें लगी और वो अदालतें ख़त्म भी हो गई। बाद हाई कोर्ट्स ने रिव्यू में और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यूज़ में उन सज़ाओं को ख़त्म भी किया और उन फैसलों को बदला भी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका आलमी सतह पे भी और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और दूसरी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने और इंटरनेशनली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने और UN की जो ह्यूमन राइट्स के बॉडीज़ के जो नुमाइंदा हैं उन्होंने बहुत सख्त नोटिस लिया है मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पे। इस पे बहुत शोर दुनिया में भी उठेगा और पाकिस्तान में भी उठेगा, और हम जैसे जमहूरियत पसंद और आइन पसंद लोग इसकी हमायत नहीं करेंगे कि ये आप मिलिट्री कोर्ट्स ना बनाएं। इससे आप क्यों लाते हैं फ़ौज को खींच कर इस इंसाफ के मैदान में, और जबकि आर्टिकल 10A में है कि भाई आप ड्यू प्रोसेस करें। आपने ये जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं तोड़ फोड़ में, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करने में या यादगारों को तबाह करने में, उनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है उसके तहत आप चलाएं मुकदमा एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, और उसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के लिए आप ये कर लें कि स्पेशल कोर्ट्स बना लें जो सिविल जजेस हैं सेशन जजेस की उसमें सदारत में, और वो उन्हें टाइम दे दें कि आपने ये केसेस जल्दी ख़त्म करने हैं और वो इसकी कार्रवाई डेली बेसिस पे कर सकते हैं। तो अभी तक ये तफ्तीश जारी है कौन मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। कुछ की लिस्टें आ गई हैं, कुछ 16 लोग पंजाब में हैं या 14 KP में हैं जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाएगा इस अरसे में। लेकिन जो बात हुई है जो हैरान कुन है, जिस पे मुझे कुछ अफसुर्दी भी है, अफसोस भी है और कुछ गुस्सा भी है, कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग 3 MPO में जाकर मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर नज़रबंदी होती है उसमें जाकर वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा वो बर्दाश्त ही नहीं कर सके जेल को। हालांकि जेल बिल्कुल कोई ऐसी खौफनाक जगह नहीं होती, मैंने कम से कम 8 साल जेलों में गुजारे हैं मुख्तलिफ आमरीतों में। मैं हैरान हो गया कि किस तरीके से वो टूट गए और किस तरीके से वो अपना हौसला हार बैठे। ये लगता है कि ये तो ना कोई इनका नज़रिया था, ना कोई इनकी कमिटमेंट थी, ना ये पार्टी से इतने वाबस्ता थे, बस ये मौज मेले के लिए और हुकूमत के लिए और MP और MNA बनने के लिए इमरान खान के साथ शामिल हो गए थे। जैसे शामिल इन्हें किया गया था 2018 में जनरल फैज़ साहब की बरकतों से इनके गौल के गौल शामिल कराए गए थे इब्नुल वक्तों के तहरीक इंसाफ में, वो अब वैसी गौल के गौल वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ लोगों पे बहुत हैरानगी हुई जो छोड़ कर गए हैं, जैसे असद उमर ने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है, पार्टी तो नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपना ज़रा ब्रेव फेस रखने की कोशिश की है। लेकिन बाज़ लोगों की हालत देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे, गालिबन उन्हें मजबूर किया गया, या उनके लिए ये जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके लिए इतना शर्म का बायस थे कि वो अब पार्टी के साथ नहीं रह सकते थे। बाहर क्या ये जो किस्से हैं कि लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है, ये अफसोसनाक है। अगर इनमें कोई हक़ाइक़ हैं या सच्चाई है, इसके बारे में सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए और उनके वकला को उन्हें मिलने देना चाहिए, ख़ानदानों को मिलने देनी चाहिए। मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों का जिक्र करूँगा कि उनके हवाले से ख़ास तौर पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उनका इज़्ज़त और एहतराम और उनकी सिक्योरिटी और सलामती और उनकी जिस्मानी सेहत को महफूज रखना चाहिए और उसका एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन अब देखिए जिस बात पे मुझे हैरानगी है वो ये है कि मुझे याद है कि किस तरह पीपल्स पार्टी लड़ी थी ज़ियाउल हक के दौर में और पूरा मुसलसल उस पीरियड में लड़ती रही। दसियों हज़ार कारकुन उसके जेलों में गए, कोड़े खाए, मारे खाई, उन्होंने फांसियों पे चढ़े, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग टूटे। यानी वो आप उंगलियों में गिन सकते हैं जो, जबकि दसियों हज़ार वो थे जो खड़े रहे और लड़ते रहे और मुज़ाहमत करते रहे अपने नज़रिए पे। और वो जिस कॉज के लिए, जमहूरियत के लिए और माशाअल्लाह के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, वो जानते थे कि वो कॉज क्या है। वो बाशऊर लोग थे, उनका एक नज़रिया था जमहूरी, तरक्की पसंद, अवामी, इनकलाबी, वो नज़रियात के हामिल थे। और साथ ही उन्हें मालूम था कि वो जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के ख़िलाफ़, उसका क्या उनके सामने उसके नताइज क्या हो सकते हैं। लिहाजा वो गए, किलों में ले जाया गया उन्हें हुकूमत गाहों में ले जाया गया और वहाँ पे उनके साथ वो जो तशद्दुद हुआ और जो जुल्म हुआ, ये तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं फिर जी ऐसा कभी नहीं हुआ तारीख़ में। जो अब हो रहा है बिल्कुल उसका अशर शीर नहीं है जो अब हो रहा है या जो हम सुनते हैं या जो बहुत सारे किस्से बयान भी किए जा रहे हैं, वो तो उसका अशर शीर नहीं था
जो कि अयूब खान के ज़माने में हुआ, जो ज़िया-उल हक के ज़माने में हुआ और फिर कुछ मुशर्रफ के ज़माने में भी हुआ। इतना ज़्यादा मुशर्रफ के ज़माने में बाहर कब नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था। तो ऐसी सूरत, और जो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ जो मुसलसल होता रहा है और बलोच कौम परस्त क़यादत के साथ जो होता रहा है, जो पख्तून कौम परस्त क़यादत के साथ होता रहा है, जो सिंध के कौम परस्तों और जमहूरियत पसंदों के साथ होता रहा है, जो MRD की मूवमेंट में जो होता रहा है, लेकिन वो खड़े रहे, डटे और उन्होंने बड़ी अपनी कॉज के लिए कुर्बानियाँ दी। लेकिन ये तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल लगा जैसे कि ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये ऐसी है, बस एक झटका लगा नहीं और वो गिर गई। लेकिन ये बात कि अब इमरान खान कह रहे हैं कोई बात ही नहीं, सब चले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जिसे टिकट दूंगा वो जीत जाएगा। लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि मैं तो बैठा हुआ हूँ, ना कोई मुझसे मिल रहा है, ना कोई मेरा राब्ता कहीं हो पा रहा है। लगता है कि उनकी इंटरनेट सर्विसेज भी उस इलाके की बंद कर दी गई हैं। वो ख़ताब करना चाहते थे कंजर्वेटिव पार्टी के MP से बरतानिया में, उनसे मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन जूम मीटिंग, लेकिन वो ना कर सके। इसी तरीके से लगता है कि वहाँ पे तो हू का आलम है ज़मान पार्क में। उनकी पार्टी के अब जो नौजवान हैं और एक्टिविस्ट हैं, वो लगता है कि अपनी घरों से हाइड आउट्स में चले गए हैं, रूपोश हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारियों का बड़ा ख़तरा है। तो लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने आया, और ख़ास तौर पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो औरतों के साथ जो ज़्यादती की जा रही है, की गई है, जैसे मैं मलाइका बुखारी के मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी पार्टी छोड़ने की, मुझे उस पर वाकई बड़ा सदमा हुआ। और मुझे शीरी मज़ारी की सियासत छोड़ने के ऐलान पे भी मुझे अफसोस हुआ कि ये ख़वातीन वो थी जो बड़ी अपने नज़रियात रखने वाली, पढ़ी लिखी ख़वातीन, अपना एक नुक्ता नज़र रखने वाली ख़वातीन। तो हम इससे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा औरतों की शिरकत पे, सियासत पे। ख़वातीन अंजुमनों को ख़वातीन के हवाले से जो मसले आ रहे हैं सामने, भले वो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं, किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखती हों, उसके लिए उन्हें भी और ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ को भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान का और उनकी पार्टी का मुस्तक़बिल क्या होगा। एक तो ये होगा कि ये इस प्रोसेस को तेज़ किया जाएगा ताकि ज़्यादा ज़्यादा सज़ाएँ देकर तहरीक इंसाफ के लोगों में बददिली बनाई जाए, उन्हें फ्रस्ट्रेट किया जाए, उन्हें डरा दिया जाए। और इनके लीडर जो हैं, जो अभी ऐलान कर रहे हैं ज़रा से प्रेशर के बाद पार्टी छोड़ने का, उन्हें तो एक तरफ रख दिया जाए। लेकिन जो बाकी लोग होंगे, कौन होंगे जब इमरान खान की पार्टी में इतना रिप्रेशन होगा कि वो इनकी पार्टी का टिकट लेने के लिए भी तैयार होंगे या उनकी पार्टी के साथ खड़े होकर इलेक्शन पे जाने को तैयार होंगे। और इसी अरसे में अज़ाइम ये हैं कि इमरान खान को भी फारिग कर दिया जाए, उन्हें इलेक्शन से निकाल दिया जाए, उन्हें नाअहल करार दे दिया जाए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए। उसकी तैयारियां भरपूर हो रही हैं और ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि भाई उनकी पार्टी को बैन किया जा सकता है। वज़ीर दफ़ा बार बार ये कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी को बैन करना वो बिल्कुल नामुनासिब काम है। आप आवाम के एक बड़े हल्के को, उस हल्के को जो उस पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं या वो पार्टी से, जिस पार्टी से वाबस्ता होते हैं, उसे आप मैदान से निकाल देंगे तो एक तरह से आप उन्हें डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे, उनके राय दही के हक के राय दही को ख़त्म कर देंगे। ये बात नहीं होनी चाहिए। और पार्टी अगर बंद भी करेंगे वो किसी और नाम से बन जाएगी। हम पहले भी देख चुके हैं, जमात इस्लामी के मामले में, ANP के मामले में, पीपल्स पार्टी भी PPP से बन गई, PPP 4P बन गई थी। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ पर बंदिश लगाना ठीक नहीं है, ना जमहूरी हिसाब से और ना मैं समझता हूँ सियासी हिसाब से ये ठीक होगा। और दूसरी बात ये कि इमरान खान को निकाल कर आप इलेक्शन लड़ेंगे सियासत से, तो इसका भी इलेक्शन की जो लेजिटिमेसी है उस पर बुरा असर पड़ेगा। अगर आप इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे तो आपको पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से इंसानी हकूक़ के मानने वालों और यहाँ तक कि बड़ी हुकूमतें जो हैं जो जमहूरियत का नाम लेती हैं, उन्हें भी इस पर बड़ी सख्त पोजीशन वो लेंगे। अभी से मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ पाकिस्तान की सूरत हाल में बड़ी परेशान हैं। अभी आप देखिए मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है द न्यूज़ में जो बड़ा इंडिपेंडेंट है, जो किसी पार्टी के हिमायत में नहीं है, जो जायज़ा पेश करता है हालात का साइंटिफिकली और एक एकेडमिक लेवल पे, वो किसी अखबार ने नहीं छापा है। वो मुझे सोशल मीडिया में डालना पड़ा है, वो शायद अब बाहर गार्डियन या किसी और अखबार में छप जाएगा।
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत खौफनाक सेंसरशिप है। एक कैंपेन चल रही है इमरान खान डिमोलिश, पहले इमरान खान बिल्ड करो की कैंपेन चलती रही 2011 से पहले से, और ख़ास तौर पर 2011 के बाद। अब उसके बाद अब ये चल रही है कि जो बुत बनाया था इस्टेब्लिशमेंट ने, अपनी पसंद का लाडला जो बिल्ड किया था, अब उसे डिमोलिश करने का, उसे ज़मीन पे गिराने का अमल शुरू हो गया है। इमरान खान मुझे समझ नहीं आती वो किस दुनिया में रह रहे हैं, वो किस हॉल में बैठे हैं और किन ख्यालों में गुम हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उन्होंने कई दिन लगा दिए, 10 दिन लगा दिए गालिबन, ऐसे ही उन्होंने चलते चलते कह दिया कि सभी ने तो इसकी मजम्मत की है। उन्होंने इसकी पूरी तरह से मजम्मत भी नहीं की और बर वक्त नहीं की, इससे काफ़ी उंगलियां उठी हैं उनके ऊपर। अब वो कह रहे तो क्या करें, क्योंकि ये सारी जो गर्मी उन्होंने पैदा की थी, उन्होंने जो सारी जो फिज़ा बिल्ड की थी और मरने मारने पे लोगों को तैयार किया था, वो कहते हैं कि गुलामी से बेहतर है कि आप मर जाएं। वो अपने कारकुनों को पैगाम दे रहे हैं। और उनका मुझे समझ ये नहीं आती कि इमरान खान किस नज़रिए की नुमाइंदगी करते हैं, वो क्या चाहते हैं। वो जमहूरी लीडर हैं, वो एक फाशिस्ट लीडर हैं, वो इनकलाबी लीडर हैं, वो बाएं बाजू के हैं, वो दाएं बाजू के हैं, वो इस्लाम पसंद हैं। उनका नज़रिया आखिर है क्या? वो एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं जिनका कोई नज़रिया नहीं है, और उनके हर तरह के नज़रियात उनके नज़रियात हैं। उसका एक मलगूबा है। ये जो एम्बिग्यूटी होती है पॉपुलिज्म में, वो बिल्कुल इमरान खान के पॉपुलिज्म में, अवामियत पसंदी की जो सियासत है उसमें मौजूद है। उनकी अपील उन्होंने यकीनन नौजवानों पे की। उन्होंने अन्ना हज़ारे जो थे हिंदुस्तान के एक बड़े समाजी कारकुन, उन्होंने जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो आंदोलन किया था उस दिल्ली में, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा फ़ायदा मिला था और कांग्रेस को शिकस्त हो गई थी, इमरान खान ने उस तरीक़ों को इख्तियार किया और 2011 में अपनी कैंपेन ये पुराने दौर की पार्टियों के ख़िलाफ़ शुरू की कि वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे, और इन सारी पार्टियों के जो लीडर्स हैं जिन्हें उन्होंने करप्ट करार दिया कि उन्हें वो बिल्कुल कटहरे में खड़ा करेंगे और उनसे लूटी हुई दौलत वापस लेंगे। ये उनका मेन पॉपुलर थीम था। इसने काफ़ी लोगों को अपील किया, और जो लोग वो मिडिल क्लास के लोग जो प्रो आर्मी थे और एंटी पॉलिटिशियन थे, वो इमरान खान के हामी हो गए, ख़ास तौर पर नौजवान। उनका क्रिकेट क्लब, उनका क्रिकेट फ़ैन भी, वो एक बड़े क्रिकेट हीरो रहे हैं, तो उनका एक क्रिकेट फ़ैन क्लब भी बहुत बड़ा है, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और मिडिल एज ख़वातीन पर मुश्तमिल है। जब वो इमरान खान उनके हीरो हुआ करते थे, और उनकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, बड़ी मैस्कुलिन, बड़ी मर्दाना, बड़ी खूबरो, इस उम्र में भी उनकी बड़ी अपील है नौजवानों में, और वो एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो इमरान खान की पर्सनैलिटी की बड़ी डायमेंशंस हैं, और बहुत से लोग मुख्तलिफ हवाले से उन्हें उनके कल्ट का शिकार हैं या कल्ट फॉलोअर बन गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप इमरान खान के साथ ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, इसके हवाले से कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार होना चाहिए। जिन्होंने गुनाह किए हैं या आइन कानून तोड़े हैं, उसके मुताबिक उन्हें मौका भी मिलना चाहिए सफाई देने का, और उन्हें जो कानून कहता है उसके हिसाब से इंसाफ भी मिलना चाहिए। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि हुकूमत गालिबन ये कह रही है कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाए, अक्टूबर में भी ना हो। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खौफनाक सोच है, और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, और इसका नुकसान PDM को बहुत होगा। उनका ख्याल है कि अगर वो इलेक्शन अगले साल तक ले जाएंगे तो शायद वो जीतने की पोजीशन में होंगे। मैं उन्हें वार्न करता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ एक और मूवमेंट चल पड़ेगी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सारे इत्तेहादियों की है। उसमें भले आप इमरान खान को मैदान से निकाल चुके हों या जेल में डाल चुके हों। तो ये जो पाकिस्तान के हालात हैं वो PDM से नहीं संभले हैं, और सियासी बहरान भी इतना है कि ये इमरान खान को सियासत से निकालने से शायद PDM और की पार्टीज़ ख़ास तौर पर नवाज़ लीग तो सुख का सांस ले सकती है, या मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में खुश हो सकते हैं, लेकिन इसके बड़े मुज़र असरात पर होंगे। और ये जो नौजवान बहुत जो आशिक हैं इमरान खान के, इनका क्या होगा? मैं इनके बारे में बड़ा परेशान होता हूँ कि ये क्या रास्ता लेंगे। इससे ये भी एक बात सामने आनी चाहिए कि मैं समझता हूँ कि ये जो बात है इलेक्शन मुलतवी कराने की, इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्लियर पोजीशन ली लास्ट जो प्रोसीडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपका इरादा क्या है, आप इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते? उससे पहले इलेक्शन कमीशन 7 अक्टूबर की तारीख दे चुके थे। अब पंजाब पुलिस ने उन्हें कह दिया है, हुकूमत ने, कि जी हम तो इसके लिए तैयारी नहीं है। ये जो 9 मई के बाद हालात तब्दील हो गए हैं, तो 9 मई के हालात के बाद तो कंट्रोल हो गया पूरे मुल्क में।
अब कोई वहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार रहा है, कोई नारा नहीं लग रहा है सड़कों पर, कोई जुलूस नहीं निकल रहा है, कोई छोटा सा मुजाहरा भी नहीं हो रहा है। तो आप 9 मई के बाद अब आप इस साल अक्टूबर में इंतखाबात भी कराएंगे, तो पुलिस कौन होती है पंजाब की ये राय देने वाली? अगर पुलिस ये काम नहीं कर सकती तो फिर किसी और इदारे से बदल देनी चाहिए। और पुलिस क्यों नहीं कर सकती? वो इस आइन और कानून की पाबंद है। और अगर पुलिस का नहीं चाहेगी या एक सूबाई हुकूमत नहीं चाहेगी कि इलेक्शन ना हो, तो क्यों नहीं इलेक्शन? आप पाकिस्तान के अवाम को उसके हक़ राय दही से महरूम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि PDM की जमातों ने पहले ही बहुत मौका परस्ताना समझौता किया है अपने 26 नुकात पे, जो कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बदलने के था और सिविलियन सुपरमेसी लाने का काम का मुतालबा था उनका। वो सब छोड़ छाड़ के उन्होंने इस साल 1.25 साल की हुकूमत की खातिर अपने जो असूली मौक़िफ़ था उस पर शर्मनाक समझौता किया है। और अब वो उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। वो जो नारा लगाया जाता था वोट को इज़्ज़त दो, वो कहाँ गया? उस पर समझौता किया गया। अब इंतखाबात से भागने की कोशिश में आप कैसे इज़्ज़त फराहम कर सकेंगे वोट को, अगर आप इंतखाबात को मुलतवी करना चाहते हैं? आज मैं देखा कि बड़े अरसे के बाद एक बड़ा जलसा हुआ है मरीम नवाज़ का विहाड़ी में, और लगा ये है कि जो इमरान खान पे ये जो पुलिस एक्शन जारी है और उनके लोग पकड़े जा रहे हैं और लोग छोड़ के जा रहे हैं, उससे नवाज़ लीग को पंजाब में फ़ायदा हुआ है। और उसका खूब आज मरीम नवाज़ बरसी हैं इमरान खान पे, और उन्होंने इस पर बहुत सैडिस्टिक प्लेयर लिया है कि आज जो इमरान खान और उनकी पार्टी की हालत हुई है। और वो ख़ुद भी उन्होंने बड़ा सफ़र किया, और उनके वालिद साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सफ़र किया इमरान खान की हुकूमत के दौरान, और उन्हें बड़े लंबे अरसे तक जेलें काटनी पड़ी। और मैं लेकिन ये कहूँगा कि जिस तरह इन लोगों ने इस्तिकामत का मुजाहरा किया था, भले पीपल्स पार्टी वाले हों या नून लीग वाले हों, इन्होंने आमरीतों के अदवार में ख़ास तौर पर मुशर्रफ के ख़िलाफ़, या उससे पहले पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक़ के दौर में और अयूब खान के ख़िलाफ़, और मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ी इस्तिकामत का मुजाहरा किया था, और ये नून लीग वालों ने भी मुजाहरा किया था इस्तिकामत का। और ख़ास तौर पे हमने देखा कि इमरान खान के दौर में जो मुकदमात बने, उन्हें बड़े खंदा पेशानी से उनका सामना किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा जो कि नून लीग समझ रही है। जब आप सियासत उन्हीं के बलबूते पे करेंगे जिनके बलबूते पे इमरान खान कर रहे थे, तो आप भी फिर अपनी मंशा और अपने प्रोग्राम और अपने शऊर और अपनी मैनिफेस्टो को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आपकी सियासत फिर किसी और की होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब आपके हवाले वो कैसे कर दिया जाएगा? वो गालबन ऐसा नहीं होगा। अभी ये तहरीक इंसाफ के फैक्शन बनाए जा रहे हैं। अभी पीपल्स पार्टी को भी पंजाब से और सराइकी बेल्ट से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ PTI के लोग भी शामिल होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये एक नई खिचड़ी बन रही है। एक हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हुआ है जिसके दूल्हा इमरान खान थे, और असल में जनरल बाजवा थे उसके रियल कंट्रोलर। अब वो तो ख़त्म हुआ, उसका बहरान हुआ, उसकी वजह से खला बना, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी आज़ाद हो गई, और जिसकी वजह से हमने देखा कि मुख्तलिफ इदारों ने अपनी अपनी बीन बजानी शुरू कर दी। ये वो जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था उस हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए से वो टूट गया था, वो एक खला पैदा हो गया था। उस अरसे में हमने देखा कि अब ये मिलिट्री कोर्ट्स के लिए भी जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है, वो ये देखिए सिविल कोर्ट्स में तो क्या हो रहा है, 3 MPA में बंदा बंद करते हैं, अदालतें रिहा कर देती हैं, दोबारा पकड़ते हैं, दोबारा रिहा कर देती हैं। तो फिर क्या होगा कि फिर तुम क्यों जाएंगे सिविल कोर्ट्स में? तो लिहाजा हमें जाना पड़ेगा मिलिट्री कोर्ट्स में। तो मिलिट्री कोर्ट्स के लिए भी जो अदलिया की तरफ से ये इस तरह की जो बात आ रही है, जो मैं समझता हूँ अच्छी है, बुरी नहीं है, कि अदलिया को यकीनन शहरी हकूक़ की और शहरियों की हिफाजत करनी चाहिए और उन्हें रिलीफ देना चाहिए। अगर पहले नहीं दिया तो अब मिल रहा है तो ठीक है, और ये आइंदा भी कंटिन्यू करे, बाकी लोगों को सबको मिले, बिला तखसीस मिले तो ठीक होगा। लेकिन लगता है कि सब सियासत की नज़र हो रहा है। असूल गए भाड़ में, आइन गया भाड़ में, अब अपनी अपनी लगी हुई है सियासत, और पावर की सियासत है। इसमें इमरान खान बहुत मुश्किल में है। उनका जिस तरह बूम आया था वो अब बस कर रहा है। अब इसमें से क्या इमरान खान बिल्कुल फारिग हो जाएंगे? क्या इमरान खान की जो अवाम में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो हमायत थी वो ख़त्म हो जाएगी?
क्या ये जो लोग निकल रहे हैं कोई बहुत बड़ा डेंट डाल सकेंगे? क्या वो अपने वाकई जो कहते हैं कि उनके कारकुन ऐसे हैं उनके पास जिन्हें वो जिसे भी टिकट देंगे वो जीत जाएगा, क्या वाकई ऐसा है? लेकिन मेरा ख्याल है कि 9 तारीख के वाक़े के बाद एक काफ़ी तहरीक इंसाफ का एंटी क्लाइमेक्स हुआ है, लेकिन मैं ये कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि वो कितना एंटी क्लाइमेक्स हुआ है। तो पाकिस्तान की जमहूरियत जैसी कैसी थी ये फिर बहरान का शिकार है, लेकिन मुल्क का बहरान ऐसा है कि वो बहुत बड़ा है और उससे निकलने के लिए सबको सिर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि जो फ़ौज ने तय किया था कि वो सियासत से बाहर रहेगी, ये 9 मई के वाक़यात ने फ़ौज को फिर सियासत में खींच लिया है और वो मजबूर हो गई है कि कम से कम ये 9 मई के हवाले से अपने आप को अपना फिर से मौसर किरदार अदा करे। अब इस सारे मामले में यकीनन फिर एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी और एक हाइब्रिड रजीम गया और दूसरे की तैयारी शुरू हो गई है। काश ऐसा ना हो कि कोई दूसरा हाइब्रिड रजीम ना बनाया जाए, अवाम को मौका दिया जाए कि वो इंतखाबात में अपने नुमाइंदे चुने और पॉलिटिकल क्राइसिस का हल निकल आए। इसमें बड़ा सवालिया निशान रहेगा कि क्या वाकई इमरान खान को इलेक्शन से निकाल बाहर किया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा? क्या वाकई सितंबर अक्टूबर तक ऐसे करना मुमकिन है? मुझे लगता है कि अक्टूबर तक तो ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर अक्टूबर तक इमरान खान नाअहल नहीं होते तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की पार्टीज़ जो हैं वो अक्टूबर के इलेक्शन में जाना चाहेंगी? क्या वो ये रिस्क लेना चाहेंगी? क्या अभी भी उन्हें डर होगा कि वो इलेक्शन में जाएंगी तो इमरान खान उन्हें अभी भी हरा सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि सारा कुछ डिपेंड करता है कि इमरान खान को कितना नुकसान हुआ है 9 मई के वाक़यात से और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कितनी कमी आई है। और ये कि इमरान खान अगर गिरफ़्तार हो गए, जेल हो गई, तो उनकी हमायत बढ़ेगी या कम होगी? कितने लोग मायूस होंगे और कितने लोग खड़े रहेंगे? ये सब सवालिया निशान है और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे सवालिया निशानात अभी रहेंगे जब तक कि कोई इसका हल देर पा हल नहीं निकल आता। मुझे इजाज़त दीजिए। बंदगी नशरियात।